दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। दोस्तों हमारे जो चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट वाला, उसके 4 सेशन हो चुके हैं, आज ये उसका 5वां सेशन है। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीडीएस पाठशाला पर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमने साल्ट के बारे में, उदासीनीकरण के बारे में, सूचक के बारे में, ये सारी चीजें हमने जो पिछला सेशन था उसमें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो अब जो हमारा सेशन होने वाला है दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जो कंपाउंड होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनके बनाने की विधि देखेंगे, प्लस उनके उपयोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पौधों पर जो पीएच स्केल है उसका क्या असर पड़ता है और जानवरों पर पीएच का क्या असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर तैयार हो मेरे साथ मेहनत करने के लिए? बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों आपका पहला ही जो टॉपिक है वो आ जाता है पीएच। पीएच दोस्तों, क्या मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है? ये जो आपके सामने कुछ शब्द लिखा है, क्या मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि पीएच का मैं आपको पहले बता सकूं, पोटेंस। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों, ये चीज तो मैं आपको बता चुका पहले ही। ठीक है, तो अब जो काम की बात है वो काम की बात करें, क्योंकि आज समय थोड़ा कम है दोस्तों और चीजें थोड़ी ज्यादा बनी है ना। तो काम का आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमारे दांतों पर पीएच का प्रभाव। इंग्लिश में लिख देता हूं दोस्तों इसको। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन दोस्तों आपने एक चीज तो सुनी होगी, आपने एक चीज सुनी होगी कि हाँ भाई ज्यादा मीठा मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा, है ना। चॉकलेट मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। तो दोस्तों क्या है इस चीज के पीछे राज? आज इसी चीज का पर्दाफाश करेंगे कि क्या चॉकलेट खाने सच में दांत में कीड़ा लगता है, क्या मीठा खाने सच में दांत में कीड़ा लगता है। ठीक है, तो इस चीज का आज राज तो पर्दाफाश कर देंगे दोस्तों आपके सामने ही। सबसे पहले देखते हैं कि जो मुंह का पीएच है वो कितने से कितने के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, जो मुंह का पीएच है वो कितने से कितने के बीच रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा दांतों का पीएच है अगर वो 5 से कम चला जाता है, अगर दांतों का जो पीएच है अगर वो 5 से कम चला जाता है, तो दांतों का पीएच है अगर वो 5 से कम चला जाता है, यानी कि जो पीएच स्केल पर मैंने बताई थी ना, ये जो पीएच स्केल बताई थी मैंने कि 7 होता है, इससे नीचे 6 आता है, इससे नीचे 5 आता है, इस तरीके से 4 3 2 1। ठीक है, अगर पीएच 5 से नीचे 5 तक तो ठीक है, 5 तक तो ओके है, क्योंकि मुंह का जो पीएच है वो करीबन 6.5 से लेकर 7.5 तक होना भी चाहिए। जो हमारे मुंह का पीएच है वो 6.5 से 7.5 के करीब तक होना भी चाहिए। ये मैंने एप्रोक्स वैल्यू बताई है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को भी नहीं पता। पीएच 6.5 से 7.5, ठीक है, 6.5 से 7.5 होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको यही तो बात बताई है, अगर पीएच मान 5 से नीचे चला जाए, अगर जो मुंह का पीएच मान है 5 से नीचे चला जाए, तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है दोस्तों? सड़न, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो सर क्या यही हमारे दांतों में कीड़ा लगने का कारण है? बिल्कुल दोस्तों, यही कारण है जो आपके दांतों में कीड़ा लगता है। ठीक है, तो सर मीठे का किससे क्या संबंध है ना? मीठा खाने से थोड़ी पीएच कम होता है। तो दोस्तों इसी बात को सुन लीजिए आप, जब हम मीठा खाते हैं या कुछ स्वीट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, बिल्कुल जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जिनको आप जर्म्स कहते हो, है ना। तो वो जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ने से, वो जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, जो मुंह का पीएच मान है, जो मुंह का पीएच मान है, जो हमारे माउथ की पीएच वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है।
जो हमारे माउथ की पीएच वैल्यू है वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से क्या होता है, दांतों में सड़ता है। दोस्तों बात क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। इस चीज को आप खुद भी लिख सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछे लगूं कि किस पीएच पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। क्षय मतलब सड़ना, ठीक है। किस पीएच पर या किस पीएच से कम जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो? बिल्कुल सही बात है सर। अगर 5 से कम हो गया ना तो बिल्कुल जो हमारे दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर पीएच 5 से कम गया तो दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर। एक लाइन लिख देता हूं उसमें, इफ पीएच pH value of mouth is less than 5, 10, it is harmful for mouth and teeth। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? यदि अगर जो मुंह का पीएच मान है वो 5 से नीचे चला जाए, जो मुंह का पीएच है अगर वो 5 से नीचे चला जाए तो दोस्तों हमारे मुंह के अंदर सड़न शुरू हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई, अगर एक बात बताइए, आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बताइए भाई, जो पीएच मान है हमें पता है कि हमारे ऊपर पीएच मान का बहुत ज्यादा जो असर पड़ता है। पीएच मान का हमारे जो हमारे दांतों के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड का पीएच है वो एप्रोक्स 7.4 माना जाता है, ठीक है। जो हमारे ब्लड का पीएच है वो 7.4 माना जाता है। अगर ये पीएच डिक्रीज हुआ तो भी दिक्कत है, अगर ये इंक्रीज हुआ तो भी दिक्कत है ना। तो दोस्तों पीएच के बदलने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपकी ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट कर गया तो। जो आपका ब्लड का पीएच है अगर वो फ्लक्चुएट कर गया तो दोस्तों आपकी डेथ भी हो सकती है ना। तो ये पीएच फिक्स है ब्लड का। इसी तरह जो हमारे पौधे होते हैं दोस्तों, इसी तरह जो हमारे पौधे होते हैं और जो हमारे जीव होते हैं, जो जीव मतलब जो हमारे नदियों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या क्या फर्क पड़ता है पीएच का, वो भी देख लेते हैं एक बार। पौधों में जीवधारियों पर पीएच का तो जीवधारियों का मतलब है जो हमारे मैमल्स होते हैं, है ना। जितने हमारे जीव हमारे मैमल्स होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ उसको दोस्तों, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं लिखने से पहले, पौधे और जीव एक निश्चित पीएच पर ही जीवित रह सकते हैं। पीएच का
जब बढ़ना, पीएच का घटना या बढ़ना, हानिकारक हानिकारक होता है। ठीक है, मैं दोस्तों इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। Plant and animal can survive. Plant and animal can survive on fixed pH decrease or increase of pH, decrease or increase of pH can ठीक है। दोस्तों कहने का ये जो इतना सारा लिखा है दोस्तों, ये जो इतना सारा लिखा है ना, सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जो हमारे पौधे और जीवधारी होते हैं, पीएच घटने या बढ़ने की वजह से उनको हानि हो सकती है, होती ही है। ठीक है, पीएच घटने या बढ़ने की वजह से उनको हानि होती है। तो दोस्तों क्या हानि होती होगी ऐसे पौधों में बता दूं, जैसे मान लीजिए कभी कभी जो अम्लीय वर्षा होती है वो ज्यादा हो जाती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, वो ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा एसिडिक रेन की वजह से जो पौधे होते हैं उनका जो पीएच है वो कम हो जाता है, मतलब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। जब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है तो जो पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और अपनी पत्तियां लूज कर देते हैं, मतलब पत्तियां गिर जाती हैं या पौधे नष्ट हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो सर जीवधारी पर ऐसे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? अगर नदी और तालाब का जो पीएच है वो कम हो जाए, दोस्तों जो नदी और तालाब का पीएच है अगर वो कम हो जाए, जो नदी और तालाब का पीएच है अगर वो कम हो जाए, तो दोस्तों जो हमारे जीव होते हैं, मछलियां वगैरह, क्रैब्स, क्रोकोडाइल, वो जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों, उनको बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज मतलब कहने का ये है कि फिक्स पीएच होता है सब चीज के लिए। ये जो चीजें आप देख रहे हो इनके लिए फिक्स पीएच होता है। ठीक है, अगर पीएच घटेगा बढ़ेगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी। जो हमारी मिट्टी के अंदर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मिट्टी के अंदर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। तो उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करना। ठीक है, यानी जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करना। लेकिन जब ज्यादा एसिडिक रेन होती है या फिर ज्यादा जो अम्लीय वर्षा है वो ज्यादा होती है, तो दोस्तों जो वो राइजोबियम है वो मर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी को तो हार्म होता ही होता है, उसके साथ साथ पौधों को भी हार्म होता है, तो नाइट्रोजन नहीं मिल पाती प्रॉपर मात्रा में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये जो आप खेत में यूरिया वगैरह डालते हो ना, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। यूरिया बेसिक नेचर, ठीक है, जो मिट्टी होती है उसकी पीएच वैल्यू को कम मतलब बढ़ाते हैं। अगर वो एसिडिक है तो उसको बेसिक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये चीज समझ में आ गई आपकी? समझ में आ गई? ठीक है, आप स्पीड पॉज करके इसको लिख लीजिए। इतना हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिट्टी पर मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को मैं लिखने से पहले मैं लिखूंगा तो नेक्स्ट टॉपिक को मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का पीएच मान आप लोग कैसे नाप सकते हो, मैं उसकी एक आपको घरेलू नुस्खा या ट्रिक मान सकते हो, आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपने घर के गार्डन में जाना होगा। गार्डन में जाने के बाद वहां से थोड़ी मिट्टी कलेक्ट करनी है। मिट्टी कलेक्ट करने के बाद उसको बीकर में रखना है। ठीक है, और बीकर में रखने के बाद वो जो मिट्टी का आपने सॉल्यूशन लेके आए हो, जो मिट्टी लेके आए हो, उसके अंदर वाटर डाल के आपको पीएच पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर, उसको उसके अंदर डिप करके देखना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो दोस्तों इस सब से आपको पता चलेगा जो मिट्टी का पीएच होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, अम्लीय।
थोड़ा सा अम्लीय होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अम्लीय ही होता है, कहीं कहीं जगह पर मिट्टी का पीएच थोड़ा थोड़ा क्षारीय मिलता है, कहीं कहीं जगह पर क्षारीय मिलता है, क्षारीय। ठीक है दोस्तों, ये मिट्टी का समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आप लिखना क्या है इनको तो ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। दोस्तों अब आता है हमारी केमिस्ट्री की जान मान शान सब कुछ, जो हमारे यौगिक हैं उनको बनाने का तरीका। ठीक है, अब तक जो आपने पढ़ लिया इस वाले सेशन में, इस सेशन की बात करो केवल, कभी पिछले सेशन की भी सोच लो, जो अब तक आपने पढ़ लिया पीएच धातु का, मिट्टी का, पौधों का या फिर सब चीज का, वो आप 1% ना भी याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अब आप पढ़ोगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनको बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर। ऐसा क्या है टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक होते हैं इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले सोडियम, सबसे पहले जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? दोस्तों बताया था मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधि, सूत्र पढ़ लिया, ये सूत्र होता है इसका सूत्र। ठीक है, जिसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, केमिकल सूत्र। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सबसे पहले पढ़ते हैं बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, तो क्या सर आप सिखाओगे बनाने की विधि? बिल्कुल, देखो इसको बनाया जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस हुआ। दोस्तों जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये यौगिक है, इसको बनाया जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो सर क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस? बिल्कुल देखेंगे दोस्तों। इसमें दो चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है दो चीजें होती हैं। पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों वो होती है वाटर। मैं शायद आपको एक बार बता भी चुका हूं, मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। दोस्तों ये जो सोडियम क्लोराइड और वाटर मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी वाली, इसमें NaCl है, मैंने NaOH सॉरी H2 मिलाकर बताया था। NaCl में मैंने H2 मिलाकर बताया था दोस्तों। ये चीज मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी ना, है ना, ये रिएक्शन पढ़ाई थी। इस रिएक्शन में क्या था दोस्तों, मैंने बताया था कि NaOH बनता है और दोस्तों HCl बाहर निकल जाता है। NaOH दोस्तों इसमें बताया था मैंने, जैसे कि NaCl में आप लाइन पढ़ रही होगी। ठीक है, उसमें H2O मिलाने के लिए बोला था मैंने, तो मैंने बताया था कि सर ये बनता है इसमें NaOH प्लस HCl बाहर। तो सर ये प्रोसेस होगा कैसे, आपने रिएक्शन तो बता दी, ये होगा कैसे? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया होगा शायद। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बीकर लेना होगा, देसी भाषा में बोल दूं तो मग्घा। ठीक है, बीकर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, बीकर होना चाहिए ऊपर से बिल्कुल सील्ड है, क्लोज। दोस्तों इसमें आपको दो नोट डालनी है, एक कैथोड
कैथोड, एक दोस्तों एनोड, कैथोड और एनोड, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर दो रोड होती हैं, एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। अब दोस्तों जो कैथोड है ये होती है माइनस के साइन को, जो साइन को डिपेंड वो करती है दोस्तों। ये जो कैथोड होती है ये माइनस के साइन को डिनोट करती है, और जो एनोड होती है वो प्लस के साइन को डिनोट करती है, ठीक है। अब मैंने आपको रिएक्शन में क्या बताया था, इधर देखिए एक बार, मैंने रिएक्शन में आपको बताया था जो NaCl होता है हमारा, उसमें H2O डालते हैं दोस्तों। अब एक चीज देखो, क्या मैं इस H2O को HOH लिख सकता हूँ? भाई सेम ही तो बात है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसमें कुछ अलग बात थोड़ी है। ये जो दोस्तों हमारा NaCl है ये अपना Cl डोनेट करता है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस, या फिर आप कह सकते हो ये जो अपना H डोनेट करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस चीज से कि कैथोड पर निकलती है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और दोस्तों एनोड पर निकलती है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। एनोड कैथोड एक बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे बनाने की सबसे पहले विधि देख रहे हैं। इसे बनाने की विधि में क्या होता है दोस्तों, एक मग होता है, उसमें दो रोड होती हैं, एक एनोड होती है एक कैथोड होती है। तो दोस्तों जो हमारी कैथोड होती है उसका जो डिनोटेड सिंबल होता है वो होता है माइनस, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, ऐसा मान सकते हो। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, कैथोड पर कैसा चार्ज होता है माइनस, एनोड पर प्लस। अब दोस्तों अब एक बात ध्यान रखो, जो हाइड्रोजन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, जो इसकी टेंडेंसी है, जो इसका नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है, और जो क्लोरीन है इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का है। अब दोस्तों माइनस वाले को, ये जो माइनस वाला है वो करेगा प्लस वाले को अट्रैक्ट, और जो प्लस वाला है वो करेगा माइनस वाले को अट्रैक्ट। मतलब अपोजिट साइड अट्रैक्ट, सेम साइड रिपेल ईच अदर, है ना। होता है ना कि जो सेम साइड होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर भगाते हैं, और जो अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं। बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोजन निकलती है कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस निकलती है प्लस वाली, और एनोड पर निकलती है क्लोरीन गैस। दोस्तों क्या ये बात आपको समझ में आई? इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक बात है मैंने ये तो बनाने के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो एक मिनट, इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोर एल्कली प्रोसेस, है ना। सूत्र बता दिया सर आपने, बनाने की विधि बता दी सर, एक बार इसके उपयोग और बता दीजिए, बस उपयोग ही बताए जाएंगे दोस्तों आपको, ठीक है, उपयोग भी बताए जाएंगे। आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। दोस्तों इसके बनाने की विधि देखिए, अब देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग उपयोग तो मतलब यूजेस। अब आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों का खेल, बिल्कुल अलग, सेपरेट सेपरेट, ठीक है। मैं पहले यूजेस लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगी। पहला जो इसका यूज होता है
उद्योगों में काम आता है। यूज इन इंडस्ट्रीज, यूज इन इंडस्ट्रीज। उसको लैब में काम आता है। सेकंड, फर्स्ट लैब में काम, लैब में काम आता है। यूज इन लैब, ठीक है। थर्ड दोस्तों, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में काम आता है, काम आता है, ठीक है। यूज टू प्रिपेयर सोप, ठीक है। तो दोस्तों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये चीज आपको बता दी, ये इसका सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है, ये सूत्र है दोस्तों। मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड दोस्तों। ये सूत्र है। और एक बात और दोस्तों, आपको आम भाषा में इसको कास्टिक सोडा बोल देते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोल देते हैं दोस्तों आम भाषा में इसको, ठीक है। कास्टिक सोडा किसी का नाम है, साधारण नाम, सॉरी कास्टिक सोडा इसी का नाम है। और दोस्तों सूत्र इसका ये हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट बात करते हैं हम करते हैं उसको बोलते हैं मीठा सोडा। मीठा सोडा, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। और दोस्तों बेकिंग सोडा होता क्या है, सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र जो हो जाता है इसका, हो जाता है NaHCO3। दोस्तों इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक चला है वो चला है मीठा सोडा। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा, उसको बोलते हैं NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको ही वो बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट है उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और दोस्तों इसको बनाया जाता है सोलवे विधि द्वारा। सोलवे विधि द्वारा। तो सर ये सोलवे विधि क्या होती है बताओगे आप हमें? बिल्कुल बताइए सर, आपको सोलवे विधि क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोलवे
प्रोसेस, सोलर प्रोसेस। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा केमिकल प्रोसेस है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको NaCl प्लस H2O, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। सोलवे विधि, तो सर सोलवे विधि होती क्या है, अब देखते हैं सोलवे विधि क्या होती है, ठीक है। दोस्तों तरफ कर रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं सोलवे विधि, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी शायद। अब देखते हैं सोलवे विधि, सोलवे विधि। अब दोस्तों इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा NaCl होता है साधारण नमक, NaCl साधारण नमक प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। दोस्तों सोलर प्रोसेस में क्या होता है, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 मतलब अमोनिया प्लस CO2, इन सब चीजों को एक साथ मिलाया जाता है और दोस्तों एक बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, मैं लिख देता हूं इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं दोस्तों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, इसलिए इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और सर ये क्या बन गया साइड में, दोस्तों ये होता है एक, मतलब कि जो पेप्टाइड बैठ जाते हैं, मतलब जो फालतू का प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल, आप उसको ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आया, इसको दोबारा बता देता हूं मैं। दोस्तों NaCl में जब पानी मिलाया जाता है, NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 यानी अमोनिया प्लस CO2, जब इन चीजों को एक साथ मिलाया जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पर और एक फिक्स प्रेशर पर, दोस्तों बनता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। दोस्तों ये एडिशनल प्रोडक्ट है जो कि बनता है, ठीक है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, या आपने क्या बना दिया इसके बारे में बता दो, ठीक है दोस्तों। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने NaCO3 बनाया दोस्तों, ये जो NaHCO3 बनाया है, अभी देखना इससे कितने सारे काम होंगे दोस्तों। इसको बोलते हैं खाद्य सोडा, मतलब इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इस बेकिंग सोडा में, अब इसको आप, ये बेकिंग पाउडर नहीं है दोस्तों, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में फर्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये है बेकिंग सोडा, अब दोस्तों इस बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है C4H6O6, यानी कि इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड, TARTRIC, टार्टरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसके अंदर जब टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है टेस्ट अच्छा करने के लिए, ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब सर इसके बारे में एक बात और सुन लीजिए बस, जब इसको गर्म किया जाता है बेकिंग सोडा को, जब 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो दोस्तों ये बनता है Na2CO3, आप टू लगा दीजिए, और दोस्तों H2O बाहर और दोस्तों CO2 बाहर, H2O बाहर CO2 बाहर। कैसे दोस्तों, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ये दोनों सेम टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस को 373 डिग्री केल्विन बोल सकते हैं। दोस्तों गर्म करने के बाद क्या होता है, CO2 गैस उड़ जाती है और वाटर नमी की फॉर्म में, जो वेपर होता है वेपर नमी की फॉर्म में ये भी बाहर निकल जाता है। उसका बनता क्या है, ये बनता है दोस्तों धावन सोडा, इसको बोलते हैं धावन सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर, बिल्कुल।
अब दोस्तों मैंने अभी तक बात बताई थी कि बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में फर्क होता है। इसी तरह दोस्तों वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग ये वॉशिंग सोडा बना है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा में और वॉशिंग पाउडर में दोस्तों फर्क होता है। कैसे? जब आप इस वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा में, जब आप इस धावन सोडा में, इधर लिख देता हूं Na2CO3, दोस्तों जब इसमें आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के मिला देते हो, दोस्तों जब आप इस बेकिंग सोडा धावन सोडा में, दोस्तों जब आप इस धावन सोडा में 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मिला देते हो तो ये बन जाता है दोस्तों Na2CO3.10H2। ये बनेगा दोस्तों आपका बेकिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। ये दोस्तों आपका बन गया वॉशिंग पाउडर। दोस्तों ये बात किस किस को क्लियर हो गई है? ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 1 मिनट का क्विक रिवीजन। दोस्तों मीठा सोडा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको सोडियम, इसका फॉर्मूला होता है ये, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ये डबल रोटी बनाने के बाद, डबल रोटी, खमीर, ठीक है, जो जलेबी का खमीर होता है, वो सारी चीजें बनाने के लिए काम आता है। दोस्तों जब इसको गर्म किया जाता है, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस बेकिंग सोडा है, जब इसको गर्म किया जाता है तो दोस्तों CO2 गैस होती है, इससे CO2 गैस होती है और वाटर निकलता है वेपर के फॉर्म में। तो बनता क्या है? क्या बनता है? धावन सोडा, ठीक है। दोस्तों धावन पाउडर नहीं बना भी है, ठीक है, ये धावन पाउडर नहीं बना, ये बना है धावन सोडा। धावन पाउडर कब बनेगा? जब दोस्तों इसमें आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिला दोगे तो ये बन जाएगा क्या? वॉशिंग पाउडर यानी कि धावन पाउडर। दोस्तों ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक और बचा है हमारा, अब इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग तो आपने देख लिया, पहला उपयोग जो बताया था मैंने भी, दोस्तों पहला उपयोग तो आपने देख लिया, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए, वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए। उपयोग देख रहे हैं दोस्तों, उपयोग वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्तों। फिर दूसरा है सेकंड नंबर जो आएगा, दवाइयां बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए तो प्रिपरेशन, मेडिसिन, दवाइयां बनाने के लिए। थर्ड जो हो जाएगा दोस्तों, थर्ड में इधर लिख देता हूँ, थर्ड में इधर लिख देता हूँ, थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? लैब में, ठीक है। फोर्थ दोस्तों लिख देता हूँ मैं इधर, आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके यूज, पहला यूज है इसका वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर बनाने में, दवाइयां बनाने में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, लैब में यूज होता है इसका। दूसरा आग बुझाने में यूज होता है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो होते हैं उनमें यूज होता है। दोस्तों इस सबसे लास्ट और एक बढ़िया सा टॉपिक देख लेते हैं जो 1 मिनट का है, बस 1 मिनट का टॉपिक है दोस्तों। ये चीज आपकी क्लियर होगी ना, बस। दोस्तों वो टॉपिक है हमारा रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। रंजक चूर्ण
यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र, ठीक है, सूत्र होता है इसका CaOCl2। दोस्तों इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम, दोस्तों रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों हिंदी इंग्लिश सेम ही है, ठीक है, ये तो हिंदी इंग्लिश सेम है। दोस्तों इसका बनाने का प्रोसेस जो होता है हमको इधर ही बताया था, रिएक्शन इसके बनाने की। सबसे पहले हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डाला जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डाला जाता है तो दोस्तों ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O, ये बनता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बात क्लियर है। इसके दो चार यूजेस देख लेते हैं। इसके एक दो यूजेस देख लेते हैं। ये बात दोस्तों क्लियर है। गंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अभी बताया था मैंने। दोस्तों इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है, बनाने का प्रोसेस है बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन मिलाते हो, क्लोरीन मिलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और H2O, ठीक है। इसके थोड़े से यूजेस देख लेते हैं। पहला दोस्तों इसका थोड़ा उपयोग देख लेते हैं। पहला जो उपयोग हो जाएगा दोस्तों, यूजेस, फेशियल ब्लीच के तौर पर अमोनिया के साथ ठीक है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा यूज एज इंसेक्टिसाइड, यूज एज इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है दोस्तों, कीटाणुनाशक के रूप में। थर्ड यूज हो जाएगा पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। जो हमारा व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, उसके उपयोग देख रहे हैं। पहला जो उपयोग है वो फेशियल ब्लीच के तौर पे यूज होता है, फेशियल ब्लीच अमोनिया के साथ मिलाकर, ठीक है। दूसरा जो उपयोग है इसको इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटाणुनाशक के तौर पे यूज किया जा सकता है, छिड़काव करके। तीसरा जो इसका यूज है दोस्तों, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज हो जाता है आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन, गुड ऑक्सीडेशन, गुड ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। गुड ऑक्सीडेशन एजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन का बहुत अच्छा एजेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आज का सेशन है हम यहीं पर रोकते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट दोस्तों खत्म हो चुका है, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस संभव हो पाएंगे दोस्तों वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। जितने भी इस चैप्टर से एसिड बेस एंड साल्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, फिर कल शुरू करते हैं एक नया चैप्टर नए जोश के साथ।
जब तक के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं कल, ठीक है? जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।